रानी पद्मावती एक सुंदरता की मिसाल। एक ऐसी कहानी जिस कहानी में वीरता है, त्याग है, त्रासदी है, सम्मान है और छल भी है। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए समस्त भारत में प्रसिद्ध थी। वैसे इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती वास्तव में अस्तित्व में थी। पद्मावती एक कविता थी जिसे मालिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था, जिसमें पहली बार पद्मावती के बारे में लिखित दस्तावेज के रूप में पाया गया, जो कि लगभग उस घटना के 240 सालों बाद हुई थी। पद्मावती, रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी तीनों का जीवन एक बिंदु पर आकर जुड़ सा जाता है। कुछ लोग पद्मावती को सिर्फ कहानी का एक पात्र मानते हैं। अलाउद्दीन के इतिहासकारों ने मुस्लिम शासक का राजपूताना में उस समय विजय को अपने पन्नों में जगह दी है, ताकि वे सिद्ध कर सके कि मुगलों ने राजपूतों के साथ क्या किया था और अपनी विजय की गाथा वो बता रहे हैं। वैसे राजपूत और हिंदू वंश इस कहानी को एक कहानी मानते हैं और इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रानी पद्मावती का इतिहास क्या था। सबसे पहले रानी पद्मावती का नाम रानी पद्मिनी कहा जाता है। उनका जन्म स्थान सिंघाला था। माता का नाम चंपावती, पिता का नाम गंधर्व सेना, पति का नाम राजा रावल रतन सिंह। मृत्यु 1303 चित्तौड़ में हुई। रानी पद्मावती राजा गंधर्व और रानी चंपावती की बेटी थी, जो कि सिंघल कबीले में रहा करती थी। पद्मावती के पास एक बोलने वाला तोता हीरामणि भी था, जो उनके बेहद करीब था। पद्मावती बहुत सुंदर राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। पद्मावती कविता में कवि ने उनकी सुंदरता को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पद्मावती के पास सुंदर तन था। अगर वे पानी भी पीती तो उनके गले के अंदर से पानी दिख सकता था। अगर वे पान खाती तो पान का लाल रंग उनके गले में नजर आता था। पद्मावती के लिए उनके पिता ने एक स्वयंवर आयोजित किया था, जिसमें देश के सभी हिंदू राजा राजपूतों को आमंत्रण भेजा गया। मलकान सिंह, जो एक छोटे से राज्य का राजा था, उन्होंने सबसे पहले राजकुमारी पद्मावती का हाथ मांगा। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह भी इस स्वयंवर में आए थे, लेकिन उनकी पहली से 13 रानियां थी। रावल रतन सिंह ने मलकान सिंह को इस स्वयंवर में हरा दिया और रानी पद्मावती से विवाह कर लिया। वे अपनी पत्नी पद्मावती के साथ चित्तौड़ आ गए। 12वीं और 13वीं शताब्दी के समय चित्तौड़ में राजपूत राजा रावल रतन सिंह का राज्य था, जो सिसोदिया राजवंश के थे। वे एक बहादुर और महान योद्धा थे। रावल रतन अपनी पत्नी पद्मावती से अत्यधिक प्रेम किया करते थे। इससे पहले उनकी 13 शादियां भी हो चुकी थी, लेकिन पद्मावती के बाद उन्होंने कोई विवाह नहीं किया। राजा बहुत अच्छे शासक थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा राजा को कला का बहुत शौक था। देश के सभी कलाकारों, नर्तकियों, कारीगरों, संगीतकार, कवि, गायक आदि का राजा खुद स्वागत करते थे और उन्हें सम्मानित करते थे। उनके राज्य में एक बहुत अच्छा गायक राघव चेतक था, लेकिन गायकी के अलावा राघव को काला जादू भी आता था, जो बात किसी को नहीं पता थी। राघव ने अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही राजा के खिलाफ करना चाहा और एक दिन रंगे हाथों पकड़ा भी गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उनको सजा दी। सजा भी ऐसी जिसके बाद राघव सिंह बेहद हतोत्साहित हो गया। दरअसल राजा रावल सिंह ने उसका मुंह काला करके उसे गधे पर बैठाकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया। इस कड़ी और घिनौनी सजा से राजा रतन सिंह के दुश्मन और बढ़ गए। राघव चेतन ने राजा के खिलाफ बगावत कर दी। अब इस कहानी में अलाउद्दीन खिलजी आता है। राघव चेतक अपने इस अपमान के बाद दिल्ली की ओर बढ़ा, ताकि वो दिल्ली के सुल्तान के साथ हाथ मिला सके और चित्तौड़ पर हमला करा सके। राघव चेतक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सुल्तान दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार करने आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने की चाह में रोज जंगल में बैठ बांसुरी बजाता रहा।
एक दिन राघव की किस्मत ने पलटी खाई। उसने अलाउद्दीन खिलजी के जंगल में आते ही सुरीली आवाज में बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर बांसुरी की आवाज सुन अलाउद्दीन खिलजी और उसके सैनिकों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को बोला कि जाओ इस व्यक्ति को ढूंढकर मेरे पास लाओ, तो राघव को सैनिक उनके पास ले आए। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली में अपने दरबार में आने के लिए कहा। चालाक राघव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए सुल्तान से कहा कि जब उसके पास इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं तो वो क्यों इस साधारण से संगीतकार को अपने राज्य में बुला रहा है। सुल्तान सोच में पड़ गया। राघव से अपनी बात को स्पष्टता से समझाने के लिए कहने लगा। राघव तब सुल्तान को बताता है कि वो एक गद्दार है। साथ ही वो वहां की रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान कुछ इस तरीके से करता रहा कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी बात सुनकर भी उत्तेजना से भर जाए और चित्तौड़ पर हमले का विचार कर ले। अलाउद्दीन खिलजी सोचता है कि इतनी सुंदर रानी को उसके हरम की सुंदरता बढ़ानी चाहिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। पद्मावती की सुंदरता को सुन अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ाई शुरू कर देता है। वहां पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी देखता है कि चित्तौड़ में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। वो निराश हो जाता है, लेकिन पद्मावती को देखने की उसकी चाह बढ़ती जाती है, जिस वजह से वो रावल रतन सिंह को एक संदेश भेजता है और बोलता है कि अगर रानी पद्मावती को एक बहन की हैसियत से मिलना चाहे तो क्या उसे मिलने देगा। किसी औरत से मिलना चाहना, ये बात किसी राजपूत को बोलना शर्म की बात माना जाता था। उनकी रानी को बिना पर्दे के देखने की इजाजत किसी को नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ताकतवर शासक था और रतन सिंह ये जानता था कि उसको कोई ना नहीं बोल सकता। अपने राज्य को बचाने के लिए रतन सिंह ने रानी पद्मावती के एक दीदार के लिए हां भर दी। रानी पद्मावती अपने राजा की बात मान लेती है, लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है कि सुल्तान उन्हें सीधे नहीं देख सकता, बल्कि वे उनका आईने में प्रतिबिंब देख सकता है। अलाउद्दीन खिलजी उनकी इस बात को मान जाते हैं। उन दोनों का एक निश्चित समय किया जाता है, जिस विशेष तैयारी की जाती है। खिलजी अपने सबसे ताकतवर सैनिकों के साथ किले में जाता है और किले के गुप्त रूप को देख रेख भी करता है। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को आईने में देखकर मदहोश हो जाता है और निश्चय कर लेता है कि वो उनको पाकर रहेगा। अपने शिविर में लौटते समय रतन सिंह उनके साथ आते हैं। खिलजी इस मौके का फायदा उठाकर रतन सिंह को अगवा कर लेता है। वो पद्मावती और उनके राज्य में राजा के बदले रानी पद्मावती को मांग लेता है। संगारा चौहान, राजपूत जनरल गौरा और बादल ने अपने राजा को बचाने के लिए सुल्तान से युद्ध करने का फैसला करते हैं। पद्मावती के साथ मिलकर दोनों सेनापति एक योजना बनाते हैं। इस योजना के तहत वो सुल्तान को संदेश भिजवाते हैं कि रानी पद्मावती उनके पास आने को तैयार है। अगले दिन सुबह 150 पालकी खिलजी के शिविर की ओर पलायन करती है, जहां राजा रतन सिंह को रखा गया है। उससे पहले पालकी रुक जाती है। खिलजी के सभी सैनिक और रतन सिंह जब ये देखते हैं कि चित्तौड़ से पालकी आ रही है तो उन्हें लगता है कि वे अपने साथ रानी पद्मावती को लेकर आए हैं। जिसके बाद सब राजा रतन सिंह को बहुत अपमानित करते हैं। सबको आश्चर्य में डालते हुए इन पालकियों से रानी या उनकी दासी नहीं, बल्कि रतन सिंह की सेना के जवान निकलते हैं, जो जल्दी से रतन सिंह को छुड़ाकर खिलजी के घोड़ों से चित्तौड़गढ़ की ओर भाग जाते हैं। गौरा युद्ध में पराक्रम के साथ लड़ता है, लेकिन शहीद हो जाता है, जबकि बादल राजा को सही सलामत किले में वापस लाने में सफल होता है। अपनी हार के बाद खिलजी क्रोध में आ जाता है और अपनी सेना से चित्तौड़ पर चढ़ाई करने का फैसला करता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रतन सिंह के किले को तोड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। जिसके बाद अलाउद्दीन अपनी सेना को किले को घेर कर रखने की बोलता है। घेराबंदी के लिए एक और ताकतवर सेना को खड़ा किया जाता है। लगातार कई दिनों तक वे घेराबंदी किए खड़े रहते हैं, जिससे धीरे धीरे किले के अंदर खाने की कमी हो जाती है। अंत में रतन सिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया कि किले का दरवाजा खोल दिया जाए और दुश्मनों से मरते दम तक लड़ाई की जाए। रतन सिंह के इस फैसले के बाद रानी हताश हो जाती है। उन्हें लगता है कि खिलजी की विशाल सेना के सामने उनके राजा की हार हो जाएगी और उसे विजयी सेना खिलजी के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए पद्मावती निश्चय करती है कि वो जौहर कर लेंगी। जौहर का मतलब आत्महत्या। इसमें रानी के साथ किले की सारी औरतें आग में कूद जाती हैं। 26 अगस्त सन 1303 में पद्मावती भी
जौहर के लिए तैयार हो जाती हैं और आग में कूदकर अपनी पवित्रता का होने का प्रमाण देती हैं। किले की महिलाओं के मरने के बाद वहां के पुरुषों के पास लड़ने की कोई वजह नहीं होती है। उनके पास दो रास्ते होते हैं, या वे दुश्मनों के सामने हार मान ले या मरते दम तक लड़ते रहें। अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। वो चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ मृत शरीर, राख और हड्डियां मिलती हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के बीच की इस कहानी पर फिल्म बन रही है, रानी पद्मावती।